Welcome guys. Today we move to a new chapter, synthesis. Synthesis means to combine the sentences. वाक्य संश्लेषण, वाक्यों को जोड़ना। विभिन्न प्रकार के सिंपल सेंटेंस दे रखे हैं, उनको जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना। जब हमें एक सेंटेंस बनाना होता है तो हमें अब ये देखना पड़ेगा कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर इन सिंथेसिस। नंबर 1, सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। क्या होता है इसमें? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। बाकी उसका कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, ऑब्जेक्ट आ सकता है, एडवर्बियल या एडजेक्टिवल फ्रेज आ सकता है, लेकिन सब्जेक्ट एक रहेगा और वर्ब एक रहेगी। माना आपको 4 सेंटेंस दे दिए और कहा कि इन 4 सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाओ, तो आप क्या करोगे? उन चारों के वर्ब को, उन चारों के आशय को सारांश करके उनकी वर्ब को चेंज कर दोगे, उनके सब्जेक्ट को एडजस्ट कर दोगे, लेकिन सब्जेक्ट एक ही रहेगा, वर्ब एक ही रहेगी। बाकी क्या बन जाएंगे? कोई इन्फिनिटिव बन सकता है, कोई जेरेंड बन सकता है, कोई पार्टिसिपल बन सकता है, किसी का पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो सकता है, कोई केस इन अपोजिशन बन सकता है, लेकिन वर्ब नहीं बनेगी उनकी, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं रहेंगे। सब्जेक्ट और वर्ब केवल एक रहेगा। क्या होगा वो? सिंपल सेंटेंस। क्या होगा वो? सिंपल सेंटेंस। जैसे आप कहो कि ये समझ में नहीं आया, जैसे मैं कहूँ आपको ही इज़ वेरी पुअर, ही कैन नॉट पे हिज फीस, ही कैन नॉट पे हिज स्कूल फ़ी। वो बहुत गरीब है, वो बहुत निर्धन है, वह अपने स्कूल फ़ी नहीं दे सकता है। तो आपने कहा ये तो 2 ही सेंटेंस हैं, तो 2 ही सेंटेंस को आप एक सिंपल सेंटेंस बनाओ, यानी इसका एक ही सेंटेंस बनेगा। तो आपके मस्तिष्क में क्या है कि भाई एक क्या होना चाहिए इसमें? सब्जेक्ट, एक वर्ब। बाकी अगर ज़रूरत है तो आगे को कॉम्प्लीमेंट वगैरह आते रहेंगे। अब हमको क्या करना पड़ेगा? फिर जब वर्ब एक रहना है तो दूसरी वर्ब को चेंज करना पड़ेगा। अब वो चेंज करने के कई तरीके हैं। आप पार्टिसिपल से यूज़ कर सकते हो, वर्ब को चेंज कर सकते हो, आप इन्फिनिटिव बना सकते हो, आप जेरेंड बना सकते हो, आप उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर सकते हो, आप केस इन अपोजिशन बना सकते हो। अब देखिए, ही इज़ वेरी पुअर, ही कैन नॉट पे हिज स्कूल फ़ी। तो एक काम करें, इज जो है वर्ब बी है, इज, एम, आर, वॉज, वेर, इनको हम वर्ब बी कहते हैं। तो हम इसको पार्टिसिपल बना देते हैं। पार्टिसिपल का मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल? जैसे गो है, गो का प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या हुआ? गोइंग, कम, कमिंग, रीड, रीडिंग, राइट, राइटिंग। तो केवल अगर मैं राइटिंग कहूँगा, केवल गोइंग कहूँगा तो ये वर्ब नहीं है, ये पार्टिसिपल है, ये एडवर्ब का काम कर रही होती हैं। तो ध्यान दो, ये इज को मैंने क्या कहा? वर्ब बी है कहा, इज, एम, आर, वॉज, वेयर। तो बी है तो हम क्या करते हैं इसको? बीइंग। इज को भी, एम को भी, आर को भी, वॉज को भी, वेयर को भी अगर जब क्या बनाना होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना होगा तो क्या हो जाएगा उसका? बीइंग। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से काम बन जा रहा है। बीइंग मतलब होता होने से, के कारण। तो क्या होगा? बीइंग वेरी पुअर, वर्ब नहीं आई, ही हट गया क्योंकि ही यहाँ भी आने वाला है। ये तो चलो समझ में आता है आपके कि 2 जगह है, एक ही व्यक्ति है, कॉमन है, तो हम एक ही जगह यूज करेंगे। ये तो आपकी समझ में आया। लेकिन वर्ब को हमने हटाना था, तो वर्ब को हमने क्या किया? क्या बना दिया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बना दिया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो क्या बना सेंटेंस? आपने कहा साहब ये तो बड़ा आसान हो गया, फिर कैसे बना? बीइंग, बीइंग वेरी पुअर, बीइंग वेरी पुअर। क्या हुआ? ही कैन नॉट, ही कैन नॉट पे हिज स्कूल फी। बहुत अत्यधिक निर्धन होने से वो अपनी स्कूल फी नहीं दे सकता है। दोनों को मिला के एक सेंटेंस बना दिया और ये क्या हुआ? सिंपल सेंटेंस। कैसे?
सब्जेक्ट क्या है, केवल एक है ही। वर्ब क्या है, कैन नॉट पे, यानी कैन और पे, कैन पे है तो एक ही है, नेगेटिव में लिखा हुआ है। और ये जो आप हो गई ये क्या हो गया, ये इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो गया, एडवर्ब का काम कर रहा है। बहुत निर्धन होने से वो अपनी फीस नहीं दे सकता है, ये सिंपल हो गया। आज हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया। कभी हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं, कभी हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा कि भाई पार्टिसिपल भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे आपने कहा इज है, कहाँ था, ये था, इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, इज, वॉज या वेयर या बीन, इसका होता है बीन पास्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होगा, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म आपने कहा अभी बीन, तो हैविंग बीन। गो का गो वेंट गॉन, गॉन पास्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म हैविंग गॉन। चले ये आगे समझोगे। अब आपने कहा कि साहब हमने इसका सिंपल बना दिया, अगर मैं कहता हूं कि इसका कॉम्प्लेक्स बनाओ, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल मीन्स मेन क्लॉज, क्लॉज मीन्स सब्जेक्ट और वर्ब, जिसमें एक मेन क्लॉज और शेष जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं। सबऑर्डिनेट मीन्स डिपेंडेंट, आश्रित, और उनका अर्थ किस पर निर्भर करता है, प्रिंसिपल क्लॉज पर। प्रिंसिपल क्लॉज बोलने से अर्थ स्पष्ट होता है, अर्थात वो इस प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर करते हैं। वो दे आर डिपेंडेंट टू प्रिंसिपल क्लॉज until and unless you explain the principal clause you can't understand the meaning of subordinate clause। अब subordinate clause कितने प्रकार की होती हैं, अगर नाउन का काम कर रही हैं तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव का काम कर रही हैं तो एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब का काम कर रही हैं तो एडवर्ब क्लॉज। क्लॉजेज वाले सेक्शन में आपने ढंग से पढ़ रखा है इसको, हर बच्चा इसको समझता है कि क्लॉजेज क्या होती हैं। चलिए मैं कहता हूँ, मैं इसी सेंटेंस का कॉम्प्लेक्स बना देता हूँ समझने के लिए। ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट पे हिज फी, तो इसको एडवर्ब क्लॉज से बनेगा ये ढंग से। वह इतना गरीब है, वह इतना निर्धन है कि वह अपनी फीस नहीं दे सकता, कि वह अपनी स्कूल फीस नहीं दे सकता। वह इतना, सो या सच जब प्रिंसिपल क्लॉज में हम लगाते हैं, जो भेरी है ना, इससे हमें पता चला कि ये ऐसे बन सकता है, तो भेरी हटेगा। वह इतना निर्धन है कि अपनी फीस नहीं दे सकता है, वो इतना धीमे बोलती है कि बात समझ में नहीं आती। तो शो या सच दो शब्द हैं, अगर प्रिंसिपल क्लॉज में लगाते हो तो आगे जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी वो एडवर्ब क्लॉज बनेगी, वो डैट से शुरू होगी और वो होगी एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। तो क्या बनाऊंगा मैं इसका, ही इज सो पुअर, लो सो लगा दिया, वो इतना निर्धन है। अब ये ऑटोमेटिकली ध्यान रखिएगा, यह है इसका एक कॉम्बिनेशन, दैट ही कैन नॉट पे हिज स्कूल फी, दैट ही कैन नॉट पे हिज स्कूल फी। ये सेंटेंस क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स में आप नाउन क्लॉज बना सकते थे, एडजेक्टिव भी, एडवर्ब। आपको एडवर्ब में आसानी हुई, आपने क्या बना दिया, एडवर्ब क्लॉज से। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसको कहते हैं। अब ये जो डैड ही कैन नॉट पे हिज स्कूल फी, कि वो अपनी फीस नहीं दे सकता, भाई ये वाक्य समझ में नहीं आ रहा है। कब तक मतलब नहीं होगा इसका, कब तक समझ में नहीं आएगा, कब तक इसका मीनिंगफुल नहीं रहेगा, जब तक आप इसको नहीं बोलोगे कि वो इतना गरीब है। भाई वो अपनी फीस नहीं दे सक रहा, क्यों नहीं दे सक रहा, ऐसा ये तो यहाँ है कि ही इज सो पुअर, वो इतना गरीब है। तो कहने का आशा ये है कि ये सेंटेंस का अर्थ यहाँ छिपा हुआ है, इसलिए ये इस पर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए दूसरे क्लॉजेज जो हैं, चाहे नाउन हो, चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे एडवर्ब हो। अब आपने कहा साहब कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, संयुक्त वाक्य। इसमें क्या होता है कि एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होगी ही, दूसरी इसकी दोस्त होगी।
अर्थात इसके समान पदी होगी, इसके समकक्ष होगी। दोनों क्लॉजों का अर्थ स्वतंत्र होगा, लेकिन वह एक कुछ कंजक्शन से जुड़े होते हैं। वो आपको पता है क्या है वो कंजक्शन? एंड, बट, और सो। ये 4 ले लो आप, क्योंकि ये प्रभावशाली हैं, 4 प्रकार से जुड़ता है ना सेंटेंस, तो ये सबसे ये डोमिनेट करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल यही होते हैं, और भी हैं, वो बड़े इम्फेटिक हैं। इम्फेटिक इन द सेंस कि बड़े जोरदार हैं वो अर्थ को कभी कभी बहुत ही उछाल देते हैं। ये जो है नॉर्मल है, ये सब जगह एडजस्ट हो जाते हैं, इसलिए इनका प्रयोग करोगे तो भी उनका जो मैं कह रहा था कि और भी होते हैं, लेकिन उनकी जगहों में ये काम चला लेते हैं। जब हम इस चैप्टर में आएंगे कंपाउंड सेंटेंस में, तब वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। अगर एक जैसी बात होती है, क्या कहा मैंने? अगर क्या होती है? एक जैसी बात होती है। एक जैसी बात का मतलब क्या समझे आप? है ना, क्यूमुलेटिव कंजक्शन यूज करते हैं। क्या होता है? एंड। तो तो इतना ही देखो आप। एंड अगर अलग अलग प्रकार की बातें होती हैं तो बट, अगर माना विकल्प दे रखा है तो और, अगर हमने कहा यार निष्कर्ष निकल रहा है, एक सेंटेंस का निष्कर्ष दूसरे वाक्य सेंटेंस में जा रहा है तो सो। 4 प्रकार के कंजक्शन हो गए। उनके बारे में डिटेल हम तब पढ़ेंगे जब हम कंपाउंड सेंटेंस पढ़ेंगे। आज आप इतना ही सीखो कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और शेष उसकी दोस्त होती है, उसके समकक्ष होती है, उसका अर्थ स्वतंत्र होता है, वह डिपेंडेंट नहीं होती, वह इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन कंजक्शन से जुड़ी होती है। किससे जुड़ेगी? या तो एंड से, या बट से, या और से, या सो से। तो हम इसी सेंटेंस को बनाओ, ही इज़ वेरी पुअर, ही कैन नॉट पे स्कूल फी। देन दोनों एक ही के बारे में कहा गया, गरीब भी वही है और वही फीस भी नहीं दे सक रहा है। क्लियर हो गया भाई? पुअर और फीस न देना आपस में एक जैसी बातें हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ये क्यूमुलेटिव कंजक्शन से काम चल जाएगा। क्या है वो क्यूमुलेटिव कंजक्शन? एंड। भले और भी हैं, बोथ एंड। तो हमने कहा क्या? ही इज, शो को हटा देंगे हम, वेरी को भी, ही इज वेरी पुअर, ही इज वेरी पुअर एंड ही कैन नॉट पे हिज स्कूल फी। ये क्या हो गया? कंपाउंड सेंटेंस हो गया। अब ये आपको समझना है। देखिए, अब आपने देखा कि ही इज़ वेरी पुअर, ही कैन नॉट पे स्कूल फी का सिंपल है बीइंग वेरी पुअर, ही कैन नॉट पे हिज स्कूल फी। केवल एक सब्जेक्ट, केवल एक वर्ब। अब यहाँ देखिए कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? एक प्रिंसिपल क्लॉज, उसका सब्जेक्ट अलग, उसकी वर्ब अलग। दूसरा देखो, डैड ही कैन नॉट पे हिज स्कूल फी, उसका सब्जेक्ट अलग, उसकी कैन पे, उसकी वर्ब अलग। 2 क्लॉज है तो 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब होंगी, क्योंकि क्लॉज बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब के बनती नहीं है। हमने यहाँ पर 2 क्लॉज ले रखी हैं तो 2 सब्जेक्ट भी होंगे, 2 वर्ब भी होंगी, और कंजक्शन से वो जुड़ा है। कंपाउंड सेंटेंस में भी 2 क्लॉज हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज, उसका अपना सब्जेक्ट, उसका अपना वर्ब, दूसरी कोऑर्डिनेट क्लॉज, उसके बराबर, उसके समकक्ष, उसका भी अपना सब्जेक्ट और उसकी अपनी वर्ब होगी। अब आप समझ रहे होंगे कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसमें केवल एक सब्जेक्ट, एक वर्ब हो। क्योंकि माना आपको 5 सेंटेंस दे रखे हैं और उस 5 सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना है आपने, यानी सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो आप क्या करोगे? जो बाकी 4 क्या हैं आपके पास? 4 वर्ब हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट को एडजस्ट करोगे, है ना? एक ही सब्जेक्ट रखोगे, उसका तरीका आप सीखोगे आगे को, और वर्ब को भी चेंज करोगे, यानी उसको वर्ब नहीं रहने दोगे, पार्टिसिपल बना दोगे, उसको इन्फिनिटिव बना दोगे, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर दोगे। इस ढंग से आप केवल एक ही वर्ब रखोगे। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? एक प्रिंसिपल क्लॉज, शेष सबऑर्डिनेट क्लॉजेज। वो क्या काम करेंगी? नाउन का नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब का एडवर्ब क्लॉज, और इस प्रकार से उसका अर्थ जो है प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर रहेगा, डिपेंडेंट होंगी वो।
किस पर डिपेंडेंट होंगी? प्रिंसिपल क्लॉज पर, और वह सेंटेंस क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स। तीसरा, कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और शेष उसी के समकक्ष, उसी की दोस्त, उसी की बराबर वैल्यू वाली, उसी के बराबर वेट वाली दूसरी क्लॉज होगी जो कंजक्शन से जुड़ी होगी। एक जैसी बात है तो एंड से, अलग अलग टाइप की बातें हैं तो बट से, विकल्प दिया है तो और से, और अगर निष्कर्ष निकल रहा है, एक सेंटेंस में कही गई बात का निष्कर्ष दूसरे सेंटेंस में निकल रहा है, दोनों आपस में एक ही किस्म की बात कर रही हैं, एक में प्रस्तावना है दूसरे में परिणाम, तो वो जो हो जाएगा सो से, वो कहलाएगा कंपाउंड सेंटेंस। और उसकी जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है वो प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर नहीं होगी। दोनों का अर्थ समझ में आ जाएगा अपने आप में। तो अब आप थोड़ा बहुत समझ रहे हो। मैं एक सेंटेंस से और समझाने की कोशिश करता हूँ। He saw a wolf, he ran away. उसने एक भेड़िया देखा, वो भाग गया। अब यहां ध्यान दो, उसने वह भेड़िया देखो सॉ आया है, सी से बनता है सॉ, सी सॉ सीन। हमें अब क्या करें? ही रैन अवे, जो बाद में जो काम होता है, एक बात और आपको याद दिलाऊं, जो काम बाद में होता है हमेशा उसको रखते हैं, उसको जीवित रखते हैं, और जो पहले हुआ था उसको हम प्रस्तावना कहते हैं, इंट्रोडक्शन। उसके वर्ब को हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, किसमें? सिंपल सेंटेंस में। तो सॉ किससे बना है? सी से। ठीक है भाई, देखो ही तो एडजस्ट हो जाएगा, ये ही और ये ही एक ही हैं, तो इसलिए एक ही से काम चलेगा। सब्जेक्ट तो आपने एडजस्ट कर दिया। अब वर्ब में सॉ है, अब वर्ब नहीं रह सकती है, वर्ब एक ही रहेगी, रैन अवे या रैन। तो सी को बदल दो, या तो इन्फिनेटिव बनाओ या पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करो, और या इसको फिर से पार्टिसिपल बना दो। और पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल कुछ भी बना सकते हो। प्रेजेंट से ट्राई करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब हुआ पहली फॉर्म क्या है वो देखनी पड़ेगी आपको। सॉ की पहली फॉर्म क्या होती है? किससे बना है सॉ? सी से। सी सॉ सीन, तो क्या होगा? सीइंग, सी में आएंगे लगा दो, सीइंग, सीइंग अ वुल्फ ही रैन अवे। क्लियर हो गया? अब आपने कहा यार उसने वुल्फ को देखा, उसने तो उसको भेड़ समझ लिया, उसने तो उसको बकरी समझ लिया, उसने तो उसको एक साधारण जानवर समझा। पहले उसने देख लिया, अंदाज लगाया है क्या ये, तो थोड़ा टाइम मिल गया, नहीं मिल गया आपको समझने का? अगर आपको लग रहा है ऐसा कि उसने कुछ समझ लिया, तो परफेक्ट पार्टिसिपल लेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन ये तब आएगी जब आपके पास समय है। ऐसा ना हो कि आप देखने तक वो तुमको खा जाए। आप देखोगे वहाँ पर एक्शन रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, जैसे आपने कहा सांप देखते ही मैं उछल गया, शेर देखते ही मैं भाग गया, अब ये जो क्या कहोगे, अरे शेर है या बिल्ली है? थोड़ा रुक जाते हैं, जरा देख लेता हूँ, उसको पहचान लेता हूँ, जेब में हाथ डाल के। आपने कहा यार ये तो बिल्ली लग रही है ना। अगर आपको लग रहा है ऐसा, तब तो आप परफेक्ट पार्टिसिपल में जाओगे। अन्यथा क्या होगा? हमारा मस्तिष्क तुरंत उसी समय हाथ पांव ढीले हो जाएंगे, तो ये एक्शन तो तुरंत ही होगा। देखा ही न था कि तभी भाग जाओगे आप। तो इसलिए जब ऐसा होता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। यहाँ पर ही मुझे लग रहा है कि भेड़िया देख करके डरते ही हैं, तो तुरंत ही एक्शन ले लिया, तो क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। सीइंग अ वुल्फ ही रैन अवे, क्या बनाया बताओ? सीइंग, पहली फॉर्म में आएंगे जोड़ दिया, अ वुल्फ, एडवर्बियल फ्रेज बन गया ये। अभी तक वर्ब आई नहीं, आप कहोगे वर्ब आ गई, नहीं वर्ब आई नहीं, ही रैन अवे। अब आई वर्ब रैन, ये है वर्ब, ये है सब्जेक्ट। बाकी फिर और आ सकते हैं अगर सेंटेंस में दे रखा है, अभी दिया नहीं है। ही वेंट अवे टू हिज होम, ही वेंट अवे टू द फॉरेस्ट, ही वेंट अवे टू एन इन। तो ये बातें फिर जो आएंगी आगे को तो लिखा ही जा सकता है। फिलहाल हमें मेन फोकस है सब्जेक्ट और वर्ब पर। देखो इसमें केवल एक सब्जेक्ट एक वर्ब आई है और दो वाक्य मिलके एक बन गए हैं, ये हुआ सिंपल सेंटेंस। अगर आपसे कहा जाता है इसी का कॉम्प्लेक्स बनाओ, कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? एक प्रिंसिपल क्लॉज से सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। दूसरा जो ये नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब की मैं बात कर रहा हूँ सबऑर्डिनेट की, ये डिपेंडेंट होंगी किस पर? प्रिंसिपल क्लॉज पर। इसका अर्थ पूरा नहीं निकलता है,
समझ में नहीं आता है। कब तक? जब तक कि आप प्रिंसिपल क्लॉज को नहीं बोलते हो। चलिए यहाँ फिर जाओ, ही सॉ ए वुल्फ, ही रैन अवे, वो भाग गया। तो क्या कहोगे? वन, जब उसने वुल्फ को देखा वह भाग गया। क्लियर हो गया? अगर आप कहते हो साहब ये वुल्फ की जगह में टाइगर होता, शेर होता, तो इतना भी मौका नहीं देता। क्या कहते हैं? नो सूनर डिड ही सॉ अ टाइगर देन ही रैन अवे। उसने टाइगर को देखा भी न था कि वह तुरंत भाग गया। कोई गैप ही नहीं रहा बीच में, और होता ऐसा ही है। तो वन की जगह में हम क्या करेंगे? नो सूनर डिड, और वहां क्या करेंगे? देन लिखना पड़ता है, वो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जुड़ेगा। अच्छा ध्यान दो, अब ने कहा साहब ये भी जरा थोड़ा सा कठिन हो रहा है, तो उससे भी बढ़िया वन की जगह में बता रहा हूं मैं। एज सून एज, ज्यों ही, एज सून एज, ज्यों ही उसने, क्या लिखूं? वुल्फ ही ले लेता हूं, चलो। उसने वुल्फ को देखा वह भाग गया। ये और अच्छा हो गया वन से। अब आपके पास तीन हो गए। व्हेन, एज सून एज, नो सूनर डिड। लेकिन नो सूनर डिड के बाद क्या आएगा? वहाँ आगे देन आता है। ये याद होना चाहिए, नहीं तो मत करो यूज उसको। तो दो आपके पास क्लियर हो गए, वन और एज सून एज। तो इसलिए क्या करोगे? एज सून एज ले लो, क्योंकि ये तुरंत कार्रवाई हो रही है ना, वन से जरा ज़्यादा जल्दी कार्रवाई हो रही है। तो क्या लिखूँ? अब ये मत सोचना आपके अगर हमने वन लिख दिया क्या गलत हो गया। नो, यू कैन राइट वन, आइदर वन और एज सून एज। एज सून एज, ज्यों ही, बताओ, ही सॉ अ वुल्फ। ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अभी आप ये मत करना प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि ये पहले क्या लग गया? कंजक्शन लग गया। अब आएगा क्या? प्रिंसिपल क्लॉज। ही रैन अवे। ये क्या है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। अगर मैं केवल इतना ही बोलूं, समझने की बात है, ज्यों ही उसने एक भेड़िया देखा। अगर मैं कहीं किससे कहूँ ज्यों ही उसने एक भेड़िया देखा, जब उसने एक भेड़िया देखा, उसने भेड़िया देखा भी न था कि, ये कह तुम कहोगे यार क्या कह रहा है, ऐसा है कुछ समझ में नहीं आ रही बात इसकी, क्या बोल रहा है। अगर फिर वो कहता है वह भाग गया, ओ अब आया समझ में, अच्छा ऐसी बात थी ये, तब उसकी समझ में आ जाएगा। तो प्रिंसिपल क्लॉज पर उसका अर्थ निर्भर कर रहा है नहीं कर रहा, बताइए। तो ये है, ये क्लॉज जो है इसका अर्थ यहाँ निर्भर कर रहा है। जब इसको बोलते हैं तब एक सेंटेंस बनता है और फिर बात समझ में आती है। तो ये हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कंपाउंड में देखो दोनों काम हो रहे हैं, भेड़िए को देखने का और भागने का। ऐसा होता है, ये रिएक्शन है, एक्शन रिएक्शन हो रहा है। आप इसको विपरीत बातें नहीं कह सकते हो, है ना। ये सबके साथ होता है, आपके साथ, मेरे साथ। तो क्या कहोगे अगर जब एक ही जैसा काम हो रहा है ना, तो उसको क्या कहोगे? क्यूमुलेटिव कंजक्शन से जोड़ेंगे। क्या है क्यूमुलेटिव कंजक्शन? एंड। तो क्या कहोगे? बोलो। ही सॉ अ वुल्फ एंड ही रैन अवे। तो ये जो क्लॉज है एंड ही रैन अवे, मैं इसको बोलता हूँ और वह भाग गया, वह दौड़ गया। ठीक तो है, समझ में तो आ रहा है, दौड़ना एक एक्शन हो रहा है। आप ये नहीं कर सकते भाई समझ में नहीं आ रहा है। भले बात अलग है कि इसको कहने से और बात स्पष्ट होगी। एंड ही सॉ ए वुल्फ, उसने एक भेड़िया देखा और वह भाग गया, वह दौड़ गया, वह भाग गया। दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है। ही सॉ ए वुल्फ इम्पोर्टेंट, यानी कुछ बात कह रहा है। ही रैन अवे, ये भी कोई बात कह रहा है। तो इसलिए क्या कहोगे? एंड ही रैन अवे कोऑर्डिनेट क्लॉज है। कोऑर्डिनेट का मतलब इसके बराबर, इसके समकक्ष। और आसानी से समझो, एक सेंटेंस से और समझाता हूँ आपको। सिंपल सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, कंपाउंड क्या है। बाद में हम इसके बाद जो है ऐसे कंबाइन नहीं पढ़ेंगे, फिर बाद में मैं जाऊँगा सिंपल सेंटेंस में।
भाई आपको 5 सेंटेंस दे रखे हैं, 5 सेंटेंस को जोड़ करके कैसे आप सिंपल सेंटेंस बनाओगे, एक सेंटेंस कैसे बनाओगे। पहले हम सिंपल सेंटेंस पढ़ लेंगे, फिर जाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। वैसे तो ये कॉम्प्लेक्स आपने डिटेल में पढ़ रखे हैं क्लॉजेज में। फिर जाएंगे कंपाउंड में, कंपाउंड नहीं पढ़ रखे हैं आपने ढंग से, तो इस फिर कंपाउंड में पढ़ेंगे। तो आज हम एक सेंटेंस से और सोचते हैं। ही इज़ पुअर, वो निर्धन है। ही हेल्प द नीडी, वो ज़रूरतमंदों की मदद करता है। प्रिंसिपल क्लॉज बनाओ, नहीं सिंपल सेंटेंस बनाओ। ही इज़ पुअर, ही हेल्प्स द नीडी। क्या कहोगे? बीइंग, इसको फिर वही होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल से काम बन रहा है। निर्धन होने से, निर्धन होने पर भी ये और अच्छा रहता। क्यों? चलो बीइंग से ही बनाते हैं। बीइंग पुअर ही हेल्प्स द नीडी, निर्धन होने पर भी वो दूसरों की मदद, जरूरतमंदों की मदद करता है। तो क्या बना? इसको किसमें बदल दिया आपने? BEING। इज एम आर वॉज वेयर को वर्ब बी ही मानते हैं, उसमें ING लगाएंगे तो बीइंग होगा। इज में नहीं लगेगा, इजिंग नहीं होगा, वॉजिंग नहीं होगा, सब में क्या होगा? बीइंग। बीइंग पुअर ही हेल्प्स द नीडी। ये सिंपल सेंटेंस है। अगर तुमसे पूछा जाएगा कैसे है, कैसे कह रहे हो, बीइंग पुअर, ये क्या केवल एक फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज, अब नहीं रहा ये वर्ब। और ही सब्जेक्ट हो गया, हेल्प से क्या हो गया? वर्ब। एक सब्जेक्ट एक वर्ब, बस पूरे सेंटेंस में, तो अपने आप ही सिंपल हो गया। कॉम्प्लेक्स, ही इज पुअर, ही हेल्प द नीडी। भाई विरोधाभासी बातें हैं, समझो। गरीब आदमी है तो हेल्प कैसे करेगा? नहीं कर सकता है। तो क्या कहोगे? विरोधाभासी बातें हैं तो कॉम्प्लेक्स से बनता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट से। क्या शब्द होते हैं कंजक्शन? ऑल्दो, दो, सिंस, एज। तो सबसे बढ़िया बनना है ऑल्दो। ऑल्दो ही इज पुअर, भले ही वो गरीब है। ऑल्दो का मतलब है भले ही, यद्यपि। ही इज पुअर। देखो ये ऑल्दो कंजक्शन है, इसलिए प्रिंसिपल क्लॉज तो नहीं हो सकता। यही है सबऑर्डिनेट क्लॉज। किसका काम कर रही है? एडवर्ब क्लॉज का, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। ये क्लॉज है एक। आप कहोगे आप कैसे है? देखो ये सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है इसमें, और कंजक्शन भी लगा रखा हमने, इसलिए सबऑर्डिनेट हो गई। यद्यपि वह गरीब है। अब यद्यपि वह गरीब है कह रहा हूँ मैं, तो आपकी समझ में बात नहीं आ रही है। अगर अगला वाक्य जोड़ दूंगा इसमें प्रिंसिपल क्लॉज, आपकी समझ में बात आ जाएगी, तभी आप इस बात को बोलोगे। अकेले आधा अधूरा नहीं बोलोगे। तो क्या बना? ऑल्दो ही इज पुअर, ही हेल्प्स द नीडी। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ही हेल्प्स द नीडी। ये एक सेंटेंस बना। फुल स्टॉप यहाँ आएगा, बीच में नहीं आएगा, ये कॉमा है, क्योंकि इसने क्या करा? सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले लिख दिया, इसलिए हमने यहाँ पर कॉमा लगाया, अदरवाइज नहीं लगाते। यद्यपि वह गरीब है, तो भी, फिर भी, हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं, अंग्रेजी में हम तो भी, फिर भी का अनुवाद जो है स्टिल, दस नहीं करते हैं। कॉमा लगा दिया, ही हेल्प्स द नीडी। ये प्रिंसिपल क्लॉज होगी, ये सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज होगी। कंपाउंड, यहाँ देखो दोनों विरोधाभासी बातें, गरीब है और बोलो मदद करता है। तो यहाँ पर कंपाउंड में क्या आएगा? ये क्लॉज और ये क्लॉज बराबर दर्जे की बनानी है आपने, दोनों का अर्थ बराबर आना चाहिए, एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगी। जुड़ेंगी कैसे? समान बातें होती, एक जैसी कंडीशन होती तो एंड से जुड़ते। विरोधाभासी बातें हैं, अलग अलग प्रकार की बातें हैं, एक दूसरे के विपरीत बातें हैं, तो किससे जुड़ेगा? अल्टरनेटिव कंजक्शन से। सॉरी, किससे? बोलो। विरोधाभासी बातों के लिए क्या आएगा? एडवर्ज है ना बातें, एडवर्जेटिव कंजक्शन। एडवर्जेटिव का मतलब हुआ थोड़ा सा डिफरेंस वाला, एक दूसरे से अलग वाला। तो एडवर्जेटिव कंजक्शन को रिप्रेजेंट करता है बट। भले बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टिल, यट, बट, वाइल, लेकिन सबसे बढ़िया है बट। सब जगह एडजस्ट हो जाता है।
तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बोलो। बट क्या लिखा मैंने, इसको बोलो पहले, ही इज पुअर, ही इज पुअर, ये प्रिंसिपल क्लॉज बन गया यहाँ पर। बट ही हेल्प्स द नीडी, ये क्या बन गया, ही हेल्प द नीडी, बट ही हेल्प द नीडी, ये इसका कोऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। अब ध्यान रखना, सबऑर्डिनेट मत कहना, कोऑर्डिनेट, को ऑर्डिनेट का मतलब होता है बराबर दर्जे का, समान पदीय। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज, बट ही हेल्प द नीडी, समान पदीय कोऑर्डिनेट क्लॉज। सेंटेंस क्या बना रहा है, कंपाउंड। मुझे लग रहा है कि अब आप सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड के मायने समझ रहे हैं। नेक्स्ट एक सेंटेंस से और समझ लो। आई विल डू दिस सम, आई एम क्वाइट श्योर, मुझे बिल्कुल आश्वस्त हूँ, मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूँ, मैं इस प्रश्न को हल करूँगा, मैं आश्वस्त हूँ। क्लियर। अब आपने पहले क्या बनाना है, ए का मतलब क्या लिखूँ, सिंपल सेंटेंस बनाओ। फिर विल आ गया, आई एम क्वाइट श्योर, पहले ये हुआ, श्योर होगा पहले आदमी तब सवाल हल करेगा, तो इसलिए इसको बदलो। तो आई तो यहां भी है, आई यहां भी है, एक ही आदमी है, ये आई तो वहां एडजस्ट हो जाएगा। फिर ये इजम आर फिर आ गया, वही आ गया। तो इजम आर को हम किसमें बदलते हैं, बीइंग श्योर, आश्वस्त होने से मैं इस प्रश्न को अवश्य हल करूंगा। क्या कहा मैंने, बीइंग श्योर आई विल डू दिस सम। क्लियर हो गया। अगर आप कहोगे साहब क्या यही नियम रह गया और कोई नियम ही नहीं है प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला, अरे पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर दो, आई एम क्वाइट श्योर, चलो आए तो वहाँ एडजस्ट हो गया। अगर आप इज एम आर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हटा देंगे हम, श्योर को बदल दो, श्योरली, सर्टेनली। क्वाइट श्योर का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल आश्वस्त हूँ, क्या मतलब, सर्टेनली एक शब्द आ सकता है इसी फॉर्म में, एडवर्ब आ सकता है, सर्टेनली आई विल डू दिस सम, क्या बुरा है, आप ऐसा लिख दो। लो, सर्टेनली आई विल डू दिस सम। लो, अब क्या दिक्कत है, ये जो एडवर्ब है या तो शुरू में आएगा या लास्ट में आएगा, है बीच में भी आता है। आई विल सर्टेनली डू दिस सम, आई विल डू दिस वर्क सर्टेनली, सर्टेनली आई विल डू दिस सम, और बीच वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे तो। चलो मैंने लिख दिया, अब आप समझ लेना, आई विल सर्टेनली डू दिस सम, मैं निश्चित तौर से इस प्रश्न को हल करूंगा। तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसका आशय किसमें चला गया, सर्टेनली में। क्या क्या आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करी। तो ये नहीं कि केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही बनेगा, ये कोई नियम नहीं है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल से तो बन ही रहा है, वो उससे भी बन सकता है। चलिए आगे चलते हैं कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, आई विल डू दिस सम, आई एम क्वाइट श्योर। चलो इसको लो पहले, ये कॉम्प्लेक्स बनाओ इसका, आई एम क्वाइट श्योर, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं। अब इसमें लगाओ क्या, अरे क्या आश्वस्त हो, किस बात का आपको अपने पर गर्व है। उत्तर मिल रहा है कि मैं इस प्रश्न को हल करूंगा। क्या आया, ये मेरी जो योग्यता है उसका परिचय दे रहा है, मेरी कार्य क्षमता का परिचय दे रहा है। तो क्या हुआ, नाउन क्लॉज हुआ। वैसे भी डैट से नाउन क्लॉज बनता है। आई एम क्वाइट श्योर डैट, बोलो, आई विल
डू दिस सम। लो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। प्रिंसिपल क्लॉज, नाउन क्लॉज। अब देखो कंपाउंड बनाओ। लो कंपाउंड में क्या होता है, आपने कहा ही है कि दोनों की वैल्यू बराबर रहेगी, दोनों तराजू में बराबर बराबर रहेंगे, एक दूसरे से कम नहीं होंगे, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होंगे। केवल एक जैसी बात होंगी तो एंड से, अगर विरोधाभासी एडवर्जेटिव बातें होंगी तो बट से, और अगर माना अल्टरनेटिव होगा तो और से, अगर रिजल्ट होगा तो सो से। देखते हैं यहाँ क्या है। आई विल डू दिस सम, आई एम क्वाइट श्योर, मैं बिल्कुल विश्वास है मुझे। तो विश्वास है तो ये काम तो होता ही है, फिर जब विश्वास होता है तो एक जैसी बात हो गई। आई एम क्वाइट श्योर एंड आई विल डू दिस सम। आप कहोगे साहब आपका जो विश्वास है उसका परिणाम है ये। आप एंड तो कह रहे हो, एंड से भी अच्छा ऐसे बन सकता है। क्या कहा, एक बच्चा कह रहा वहां से, कह रहा कि साहब देखो आपके अंदर जब आत्मविश्वास है तब ये काम हो रहा है, तो इसका प्रभाव यहां जा रहा है, इसका निष्कर्ष यहां निकल रहा है। तो और अच्छी बात है, जब निष्कर्ष वहां निकल रहा है तो क्या लेंगे, शो लेंगे। आई एम क्वाइट श्योर सो आई विल डू दिस सम। कहीं पर जब चुनौती वाली बात होती है ना, बिल्कुल कर सकते हो ऐसा। आई एम क्वाइट श्योर सो आई विल डू दिस सम। देखो आई एम क्वाइट श्योर प्रिंसिपल क्लॉज, सो आई विल डू दिस सम कोऑर्डिनेट क्लॉज, सेंटेंस कंपाउंड। बहुत सारे बच्चे कहेंगे साहब इससे तो आसान वो हो रहा था, दोनों एक ही जैसी बात तो है। श्योर होना भी और सवाल को हल करना भी आपस में जुड़े हुए हैं। तो आप कैसे बना सकते थे, आई एम क्वाइट श्योर। अब क्या लाओगे यहाँ पर लाओगे अब क्यूमुलेटिव कंजक्शन, एंड आई विल डू दिस सम। दो तरीके हैं आपके पास, आप एक ही तरीके से करोगे, दोनों से मत करना वहां, तो दोनों सही है। ये भी स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है, ये केवल एंड से जुड़ी है, ये इस पर निर्भर नहीं है, इसी के समकक्ष है, और ये कंपाउंड सेंटेंस बना रही है। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस का एक आइडिया दिया। विभिन्न सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस हमको दिए होंगे, ये मत सोचना कि केवल 2 दिए होंगे, आपको 10 सेंटेंस भी दिए जा सकते हैं। वो 10 को जोड़ करके आपको एक सेंटेंस बनाना है, सिंपल आपको बनाना पड़ेगा। कुछ सेंटेंस में एडजस्ट हो जाएंगे, कुछ के पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाएंगे, किसी में पार्टिसिपल लग जाएगा, किसी में इन्फिनिटिव लग जाएगा, है ना। तो ऐसे करके आप केवल एक, क्या होगा उसमें, सिंपल में एक सब्जेक्ट एक वर्ब। बाकी कॉम्प्लेक्स के बारे में आप अच्छा जानते हैं। कंपाउंड में क्या होगा, ये 4 कंजक्शन का हम सहारा लेंगे, जैसी बातें हो रही है उसके अनुसार, और दोनों क्लॉज स्वतंत्र होंगी, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होंगी। तो इस ढंग से आज जो आपने सेंटेंस पढ़े, ये मेन पक्ष अत्यंत के कोर्स में तो ये नहीं है, लेकिन जो आप क्लॉजेस पढ़ते हैं वो रास्ता सिंथेसिस की तरह भी जाता है। जिसको क्लॉज आती हैं 9th 10th में, वो बच्चा तो इसमें बहुत इंटरेस्ट लेगा, कहेगा ये तो चुनौती है, मैं इसको कर सकता हूँ। लेकिन मेरा जो मकसद था वो ये है, अंडे का एग्ज़ाम होने वाला है 12 अप्रैल को, CDS का एग्ज़ाम होने वाला है 12 अप्रैल को, और जो नवल एकेडमी का एग्ज़ाम होने वाला है वो है इस 12 अप्रैल 26 को। तो मेरा जो मकसद है, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो बच्चे NDA और CDS में अपीयर हो रहे हैं, जो मेन मकसद है। तो इसके साथ ही ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। यंग ऑफिसर्स, यू हैव टू कोऑपरेट मी, आई एम डूइंग दिस बिजनेस, आई एम डूइंग दिस जॉब ओनली फॉर द सेक ऑफ यू। मैं चाहता हूँ कि हमारे यंग लड़के जो अभी इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं और पढ़ चुके हैं, एग्ज़ाम दिए हुए हैं, वो NDA में अच्छा कर सकें, क्योंकि इंग्लिश में जिसके 100% मार्क्स आते हैं
उसकी संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और आप जानते ही हैं कि आपके लिए इंग्लिश ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन जो ग्रामर के टिप्स हैं उसके बिना इंग्लिश आपकी अधूरी है। बोलने की इंग्लिश और लिखने की इंग्लिश में अंतर है। इसके साथ ही आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।